अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब की, वो ये कि शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी कि इलेक्ट्रिक के साथ कुछ मुआहदा वगैरह हो रहा था, लेकिन उसमें कोई इतनी पेशरफ नहीं हुई और काफ़ी डिले हो गया था। इसके बाद अब दोबारा ये दावत दी गई है प्रेसिडेंट साहब की जानिब से। इट मीन्स कि यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही पाकिस्तानी इसको फ़ायदा होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ी सी ईवी कार्स या ईवी जो एक कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से भी बात करें तो चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो काबिल सताइश है और इसमें मज़ीद जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी इसके अंदर जो है वो एस्पेक्ट्स ओपन होते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना ईजी होगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे और आपको रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से बताएं, यानी RDA के हवाले से एक ज़बरदस्त इसमें पेशरफ्त हुई है और तरसीलात ज़र में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ासकर इसका जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो $10.912 बिलियन तक क्रॉस कर चुका है। इट मीन्स के $10 बिलियन से भी ज़्यादा का अमाउंट थ्रू RDA अब जो है वो एक हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है। ये बहुत खुशाइन बात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसका तमाम सहरा जाता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने मुल्क के ऊपर ट्रस्ट किया और अपने लिए जो है वो अपने कौम के लिए जो है वो इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि थ्रू ऑफिशियल चैनल डॉलर्स भेजे। और पाकिस्तान में जो है वो ये ऑप्शंस हैं कि हमारे पास RDA के थ्रू अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। 48 आवर्स के अंदर ये अकाउंट ओपन होता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक फ़ायदा भी है कि वो RDA के अंदर जब अपना जो एक अमाउंट हम कह सकते हैं कि देते हैं तो उसके बाद उनको एक जो 1 साल बाद उसका रिटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आज ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इलेक्ट्रिकल बाइक्स के हवाले से बात की जाए तो ऑफ कोर्स EV कार्स के बाद EV बाइक्स में भी पेनिट्रेशन देखी जा रही है और ख़ासकर ये इसकी जो इतनी बढ़ती हुई मकबूलियत है हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और ख़ासकर जो हमारी जो एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा एक मेन हम कह सकते हैं कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे UAE पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ का जो एक बायलैटरल कॉम्बो है वो दिखाई दे रहा है। कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग देना है, कैशलेस इकॉनमी को ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है और कैशलेस यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जो है वो जितना हो सके उसी को आम करना है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की मईशत में बरामदात रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और कौमी ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया है। रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह में यूरोपीय यूनियन को बरामदात 13% बढ़कर $1.3 अरब तक जा पहुंची, जो इस बात का सबूत है कि वैल्यू एडेड मसनूआत आलमी मंडी में ज्यादा पजीराई हासिल कर रही हैं। रवायती बरामदात की निस्बत वैल्यू एडेड बरामदात में 17.9% इजाफा हुआ और ये $2.69 अरब तक पहुँच गयी। वैल्यू एडेड बरामदात में नुमाया इजाफा मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और रोजगार के मौके बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत में बरामदात खास तौर पर टैक्स मलबूसात कलीदी किरदार अदा करती हैं। माली साल 2026 के इब्तदाई 2 महीनों में यूरोपीय यूनियन को बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। अमरीका को बरामदात का हुज्म 87 करोड़ 80 लाख डॉलर पर मौजूद है, जबकि बरतानिया को बरामदात 7.3% इजाफे के साथ 30 करोड़ 90 लाख डॉलर तक जा पहुँची। मुत्तहदा अरब अमारात की मंडी 5 साल में दुगनी होकर 10 करोड़ 10 लाख डॉलर हो गई है। पाकिस्तान की बरामदी पॉलिसी को रवायती मसनूआत से हटकर जिद्दत और तनव्वु की तरफ बढ़ना होगा। चैलेंजेस के बावजूद बरामदात का फरोग मालियाती खसारे को कम करने, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और सनद को मुसाबकती बनाने के लिए नागुज़ीर है। अगर तवानाई लागत, उजरती पॉलिसियाँ और कारोबारी सहूलत बेहतर बनाई जाए तो पाकिस्तान की बरामदात खित्ते में मजबूत पोजीशन हासिल कर सकती हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए अकमल साहब, क्या कहेंगे हम देख रहे हैं कैशलेस इकॉनमी के हवाले से बात किया जाए या फिर हम देखें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को फ़रोग दिया जाए, ये तमाम चीज़ें बैक टू बैक ख़ासकर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में ये वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, यानी कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो। और ख़ासकर अब UAE के ताउन से भी ये देखा जा रहा है कि कैशलेस इकॉनमी के शोबे में जो है वो उनका भी सपोर्ट होगा और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज़ मिल के
तमाम जो चीज़ें हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। टैक्सेशन भी एंड हो रहा है, सितंबर मंथ के एंड में जो है वो डेडलाइन होगी टैक्सेस फाइलिंग के हवाले से। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? देखिए, पहले मैं बात करूंगा, जैसे आपने कैशलेस इकोनॉमी की बात की है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर आवर इकोनॉमी विच इज डेफिनेटली इज ए स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। और मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत भरपूर कोशिश कर रही है कि इसमें किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो है वो जाया जाए। उसमें जो है वो कैशलेस इकोनॉमी का एक बुनियादी जो है वो किरदार है। और पिछले 2 साल में गौर किया जाए तो हमें अंदाजा होता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो कैशलेस इकोनॉमी है और जो ऑनलाइन जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें बेहद इजाफा हुआ है। इवन जो जो हाउस होल्ड शॉपिंग्स हैं और उसके मल्टीपल वेन्यूज हैं, ट्रेड की अगर बात की जाए तो एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी डिजिटल। और उसके लिए सोशल मीडिया एप्स अवेलेबल हैं, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो कैशलेस इकोनॉमी में पाकिस्तान मेरे ख्याल में दीगर ममालिक से जो है वो ज़्यादा अच्छी इस वक्त प्रोग्रेस दिखा रहा है। और जी। उसमें जो है वो जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो उसमें उसकी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है कि हर एक के पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट यू नीड इज़ ए मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। अगर ये दो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो यू कैन स्टार्ट इवन ई कॉमर्स, और इससे रिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के जो ऑप्शंस आए हुए हैं तो उसके ज़रिए जो है वो कैश ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान हो गया। तो उससे ज़ाहिर है ट्रेड के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे डेफिनेटली गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि ज़्यादातर अब एक्टिविटीज़ चूंकि इस तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं कैशलेस की तरफ, तो इट विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग दी टैक्स रेवेन्यू एंड एज वेल। और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो हमारे सामने है। तो ओवरऑल अगर इसको मैं सम अप करूं तो वो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जिस तरीके से एफर्ट्स की जा रही हैं और उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जो है ना वो भी देखने में आ रहा है। ज़ाहिर है जब तक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेगी तो कोई चीज़ या कोई भी जो जो लेती है हुकूमत इनिशिएटिव वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ना पब्लिक का इंटरेस्ट भी है और राइट। पब्लिक जो है वो इसमें कर भी रही है अपना मजीद इजाफा। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि आगे आपको इसमें मजीद इजाफा होता हुआ नजर आएगा। राइट। और यंगस्टर्स भी चाहते हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट्स को फ़रोग दें और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कीन दिखाई देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बात करें तो अब ये साइकोलॉजिकल बैरियर जो कि आप कह सकते हैं रिजर्व्स की सूरत में बढ़ रहा है, आरडीए के थ्रू पेमेंट्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 10.912 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर तक पहुँच चुके हैं। अकमल साहब, आपको याद होगा एक वक्त था कि ये स्टार्ट हुआ था और 3 बिलियन का अमाउंट था, 4 बिलियन का अमाउंट था, लेकिन आज हम 10 बिलियन डॉलर्स के जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है इसको क्रॉस कर चुके हैं। कितना एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है और ओवरसीज पाकिस्तानीज का पाकिस्तान की, हम कह सकते हैं, इकोनॉमी पे, इसकी मार्केट पे एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। नहीं, ये बात तो वाकई बहुत खुशाइंद है कि जो डबल डिजिट जिसे हम कहते हैं ना, पहले 9 के अंदर अंदर तो सिंगल डिजिट था, जी। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज क्रॉस्ड डबल डिजिट। तो डेफिनेटली दिस इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर व्हिच हैज बीन क्रॉस्ड। तो बहुत ही खुशाइंद बात है। और मेरे ख्याल में इसमें मजीद जो है वो आने वाले वक्तों में आप इजाफा देखेंगी कि जिस जिस राइट। तरीके से ब्लूमबर्ग और दीगर जो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारी क्रेडिट रेटिंग को अपवर्ड जो है वो लेके जा रही है, उसी तरीके से इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान में जो बिजनेस का सिनेरियो उसके ऊपर बहाल होता जा रहा है। और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी तो वैसे भी हमारे लिए जो वो एक रीढ़ की हड्डी का जो वो काम करते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रेमिटेंसेज जो है ना वो राइट। राइट। हमें भेजी है। तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट में तो ये कि एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, और फिर मजीद उसमें ये है कि टाइमली हुकूमत जो है वो उसके ऊपर पेमेंट भी जो है वो कर रही है। तो आरडीए
जो है वो इसमें इसमें मजीद स्कोप है और आगे इसमें जो है ना मजीद बेहतरी देखने में आ सकती है। मेरे ख्याल में बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर यानी जून 2026 it will cross I think $12 billion easily और रेमिटेंसेस भी इवन एज आई प्रेडिक्टेड के इट विल क्रॉस $45 billion इंशाल्लाह। अच्छा अकमल साहब, हम जो कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक डिजिटल बैंक का जो क़याम है वो पाकिस्तान में कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से जो है उसको देखा गया है। ख़ासकर ये हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इसका जो है वो इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया और कहा कि ये यूएई और पाकिस्तान के अंदर दोनों तरीके से जो है वो पाकिस्तानी के लिए जो है वो है इसके क़याम से जो है वो कैशलेस इकोनॉमी जो है वो होगी, तमाम डिजिटल पेमेंट्स होंगी और ख़ासकर जो यूएई में पेमेंट्स करते हैं हम इन दी मींस ऑफ रिटेल सेक्टर या इन दी मींस ऑफ लोकल करेंसी, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाएंगी। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये अगेन दोनों कंट्रीज़ का एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। एक तो इससे जो है ना जो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है दोनों कंट्रीज की, यानी पाकिस्तान से जो पैसा दुबई जा रहा है या यूएई जा रहा है या यूएई से जो पैसा पाकिस्तान ट्रांसफर हो रहा है, वो दोनों चीजें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगी और डॉक्यूमेंट होंगी। और वंस दीज आर डॉक्यूमेंटेड तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द फिगर्स जो हम जीडीपी वगैरह और जो चीजें, जाहिर है अगर डेटा इनकम्प्लीट हो या उसमें कोई मसाइल हो तो वो फिगर्स भी सही नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेटा एक्यूरेसी भी जो है वो बेहतर होती जाएगी। और जहाँ तक यूएई की अगर मैं बात करूँ तो यूएई वन ऑफ द रेमिटेंसेस अगर पाकिस्तान को देखी जाए तो यूएई और सऊदी अरबिया ये वन मतलब टॉप ममालिक में से हैं जहाँ से राइट। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आती हैं। तो पाकिस्तान में एक तो रेमिटेंसेस बढ़ाने के हवाले से ये एक बड़ा ऐसा इकदाम है, ज़ाहिर है क्विक ट्रांसफर होगा, टाइम नहीं लगेगा और इजी टू यूज है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स या जो है ना वो। और इसको ना सिर्फ ये कि मजीद इसका दायराकार जो है ना मैं कहूँगा कि बढ़ाना चाहिए, इसको सऊदी अरब की तरफ भी लेके जाना चाहिए और इवन यूके और यूएसए, ये 3 4 5 ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ से हमारा जो कैश फ्लोज इनवर्ड है वो बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए या रेमिटेंसेस की बात की जाए। तो इस सेक्टर को जितना ज्यादा हम फैसिलिटेट करेंगे, जितनी इनके लिए जी। आसानियां पैदा करेंगे, तो दे विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अकमल साहब, एक और चीज़ भी बताइएगा कि प्रेसिडेंट साहब ने शंघाई इलेक्ट्रिक को दावत दी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। ख़ासकर आपको याद होगा शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ हमारी जो के इलेक्ट्रिक की एक डील फाइनलाइज हो रही थी और काफ़ी इसके ऊपर एक टाइम रहा था और अब ये काफ़ी डिले भी हो गया है। अब इसके बाद दोबारा इन्हें दावत दी गई है। क्या समझते हैं किधर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो मुतवक्के हैं? और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे लिए हमारे पाकिस्तानीज़ के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, तो इसके हवाले से बताइएगा प्लीज़। देखिए के इलेक्ट्रिक का जैसा कि हम तो खैर कराची में ही रहते हैं और आप भी माशाल्लाह किसी वक्त कराची में ही रहती थी, तो आपको पता है के इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा इश्यूज थे जी। उस हवाले से। तो शंघाई इलेक्ट्रिक जो है ना वो टेक ओवर कर रही थी, सुनने में यही आ रहा था। तो और उसमें जो है ना जरदारी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो है ना उनके चाइना में जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो या इवन उनके पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बड़ी अच्छी जो है ना वो इनको सदर साहब को जो है ना वो कदर की निगाहों से देखते हैं। तो अब बीच में ये जो डेडलॉक आया था और शंघाई इलेक्ट्रिक थोड़ा सा बैकआउट हुई थी, तो मुझे लग ये रहा है कि जो सदर मुमलिकत का ये दौरा है उसका एक खास मकसद ये भी है कि शंघाई इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ जो है ना वो जो मुआहदा है, ये जो टर्म्स हैं उनको रीनेगोशिएट करके एक मरतबा फिर जो है तो ना वो अकमल साहब, क्या हम ये कोलैबोरेशन की समझें कि तरफ ये बढ़ा दोबारा जाए। वही डील होने जा रही है? क्योंकि वहाँ भी अगर हम बात करें पावर सेक्टर के हवाले से, तो अगर स्पेसिफिकली आपने कराची का ही जिक्र किया तो वहाँ पे इश्यूज थे और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ऑप्शंस रिक्वायर्ड थे। तो आप समझते हैं कि दोबारा वही चीज़ें उस जहाँ से डेडलॉक हुआ था वहीं से ही स्टार्ट होंगी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ ये कि चीजें वहां से स्टार्ट होंगी, बल्कि लग ये रहा है कि जरदारी साहब शायद जो है ना वो थोड़ा सा उससे ज्यादा मतलब जो है ना वो बेनिफिट उनसे लेके आए, क्योंकि उनके उनके जो है ना काफी हम्म। टर्म्स अच्छे हैं पहले से उनके साथ ना। तो बीच में ये जो मसाइल आए थे मेरे ख्याल में ये इतने बड़े इश्यूज नहीं थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का था, थोड़ा यहाँ पे हालात के हवाले से और इस तरह के आपको पता है जो प्रोपेगेंडा वगैरह होता रहता है, तो डेफिनेटली उससे इन्वेस्टर्स के ऊपर तो इम्पैक्ट आता है ना। तो हम उनके जाने से इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हम कराची के लिए जो है वो एक अच्छी खुशखबरी जल्द सुनेंगे।
अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से बताइएगा। बड़ी इसकी एक पेनिट्रेशन बढ़ रही है, फीमेल्स भी इसको ज़्यादा इस ऑप्शन को अवेल कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स होनी चाहिए, बड़ी फ्रेंडली है ये राइडिंग के हवाले से। तो इसकी मकबूलियत बहुत बढ़ रही है और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी कर रही है और ख़ासकर ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं। तो बताइएगा कितना इम्पॉर्टेंट है ईवी बाइक्स को सपोर्ट करना, और गवर्नमेंट का जो टाइमली इनिशिएटिव है ये कितना हेल्पफुल है, आम आवाम इससे और मज़ीद कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और ख़ासकर जो हमारी बच्चियां हैं या जो ख़वातीन हैं, उनकी ट्रैवलिंग का वैसे भी बड़ा प्रॉब्लम होता था। एक तो जो है वो बसों में धक्के खाना, और फिर वहाँ पे मतलब रश, और माहौल भी इतना अच्छा नहीं था। एनवायरनमेंट जिस तरीके से होता है, ज़ाहिर है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसमें ये इस तरह की चीज़ें जो ईवी बाइक्स हैं, और ख़ास तौर पे उसमें जो ख़वातीन जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में ये बड़ा फेमिलियर और कॉमन सा फिनोमेना हो जाएगा कि फीमेल जो है ना वो इलेक्ट्रिक बाइक्स चला रही हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो इनिशिएटिव है ये वाला, कि उसमें ईवी बाइक्स को जो है ना वो बड़ा इम्प्रूव किया जा रहा है, और आप अक्सर और बेशतर जो है ना वो देखने में भी आ रही हैं, और मल्टीपल जो कंपनीज हैं इसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं। उसमें जापानीज कंपनीज का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अपनी जो है ना वो जी जी। इलेक्ट्रिक बाइक्स जल्दी इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ जा रही हैं। कोरियन कंपनीज हैं, चाइना की तो माशाल्लाह खैर हैं ही हैं। और फिर जाहिर है जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ेगा, लोग जो है ईवी बाइक्स की तरफ जाएंगे, और ये जो पुरानी यहाँ पे मोटरसाइकिल हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बेतहाशा फैलता है, और बड़े मसाइल हैं, और तो उससे भी उनको छुटकारा होगा, और सेफ एंड सिक्योर भी है, क्योंकि इनकी एक स्पीड लिमिट भी है 60-70, तो बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग की तरफ नहीं जाती है, और बड़ा मतलब उसको चलाना जो है वो माहौल के लिए भी बड़ा सेफ है। तो मतलब इसको जो है ना जिस हद तक इंकरेजमेंट की जाए, वो मेरे ख्याल में उसमें मजीद इजाफा होना चाहिए, और पब्लिक की तरफ से जो है वो इसको ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से 1-2 सालों में देखा जाएगा। लेकिन साथ साथ जो मेरी गुजारिश होगी वो ये है कि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड किया जाए। जैसे जैसे रिक्शाज वगैरह, ऑटो रिक्शाज हैं, वो अभी सीएनजी वगैरह के ऊपर ज्यादातर जो है ना वो यूज हो रहे हैं। तो अगर इस तरह की ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है कि जिसमें जो है ना वो 2 या 3 लोग के फैमिली जो है वो उसमें एक साथ ट्रेवल कर सके, तो ये मजीद खुशाइंद होगा। और इसके ऊपर भी यहाँ पे कराची में जो है वो मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग जारी है, और बहुत जल्द आप जो है वो ईवी रिक्शास टाइप के जो सवारी हैं वो भी देखने में मिलेंगी। और डेफिनेटली फिर जो आम ट्रांसपोर्ट है, कार या लग्जरी व्हीकल्स हैं, वो तो खैर नजर आ ही रही हैं ऑलरेडी, और उसमें से कई सारे ब्रांड्स अच्छा बड़े अकमल साहब, फेमस हो आप चुके हैं। लग्जरी कार्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेड कार्स भी अलाउ कर दी गई हैं। क्या इम्पैक्ट हुआ उससे? और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 40% ड्यूटी जो है वो उसके ऊपर लगाई जा रही है, आयद की जा रही है। तो एक अगर गवर्नमेंट की किटी में अच्छे पैसे आ रहे हैं टैक्सेस के हवाले से, तो क्या इम्पैक्ट होगा ईयरली अगर हम बात करें तो? देखिए, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स की यहाँ पे मोनोपली 2-3 कंपनियों ने जो है ना वो बनाई हुई थी, उसको ख़त्म करने में बहुत मरकजी किरदार है जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स अलाउ की। और उसमें भी जो है ना वो ज़्यादा सब्सिडी जो हुकूमत दे रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दे रही है, कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो लग्जरी हो या नॉन लगे रूटीन की राइट। कार्स हो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो ये मेरे ख्याल में बैलेंस्ड इकदाम है। मतलब इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि इकॉनमी की सूरत हाल को देखते हुए कल के दिन हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई और फिर इसके बाद 11% दे दिया गया, इंटरेस्ट रेट स्टेटस को रखा गया। अब इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे और बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे रिएक्ट कर रही है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था ये वाला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला सवाल जो है ना शायद पहली बार ये इलेवन वो परसेंट का एक्चुअली हम जो प्री इंटरेस्ट रेट डिस्कशंस है तो ना। काफ़ी कर चुके हैं और कल पोस्ट डिस्कशन भी जी करनी थी, बट एज यू आर जी हेयर तो एनालिसिस बनता है। जी। देखें, 11% की अगर मैं बात करूं, देखें बिजनेस कम्युनिटी तो ये चाहेगी कि जो जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 3% पे आ जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी इकोनॉमी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बड़ा इसको बैलेंस रखना है। एज ए इकोनॉमिस्ट तो है ना, मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपकी इन्फ्लेशन के फिगर एक मतलब आप फिर से थोड़ा सा अपवर्ड मूव करना शुरू हो गए, तो उसके बाद भी आप जो है ना इंटरेस्ट रेट्स को जो है ना वो ग्रेजुअली हर महीने या 2 महीने के बाद जो है ना उसको छेड़छाड़ शुरू कर दें। मेरे ख्याल में अगले 2 से 3 महीने
तक जो इंटरेस्ट रेट है इसको 11% के ऊपर वो स्टेबल रखना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन के फिगर्स है ना वो एक जगह पे आके स्टेटस को पे आए। जब वो इन्फ्लेशन के फिगर्स थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आगे हमारे यहाँ पे मजीद इन्फ्लेशन का भी खदशा है, सैलाबी सूरत हाल अलग है जिसकी, राइट। और ऑलरेडी हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमारे जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर या फॉरेन अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट है उसके ऊपर प्रेशर है। उसको कंसीडर करते हुए एज ए इकोनॉमिस्ट जो है ना ये बहुत बैलेंस्ड और बहुत सही डिसीजन है। अगर कम किया जाता तो चाहूंगा, मैं भी यही चाहूंगा कि रेट कम होने चाहिए, लेकिन अब चूंकि इकोनॉमी उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकी, दिस इज जस्ट लाइक ए मेडिसिन, क्या वो मेडिसिन एक बंदा छोड़ तो नहीं सकता ना। तो अब जब तक वो प्रॉपरली चीजें जो है वो सही राइट डायरेक्शन पे नहीं आती, तब तक जो है ना वो इस तरह के थोड़ा सा चीजें बहरहाल करना पड़ेंगी। तो ये मेरे ख्याल में राइट। एक अच्छा मूव है स्टेट बैंक का। जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, इससे बेहतर है कि कॉशियस अप्रोच हो। यू आर वेरी राइट। वेल, थैंक यू सो मच अकमल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल थैंक एनालिसिस। और हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अप्रोच की गई, और इस बार जो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट के हवाले से मीटिंग की और स्टेटस को रखा, इससे ऑल दो एक मिला जुला जो एक रिएक्शन है वो बिजनेस कम्युनिटी का सामने आया, लेकिन तमाम इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये एक बहुत ही कॉशियस और एक बहुत ही बेटर मूव है जिसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं फ़्लड के हवाले से, और फ्लड के बायस हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जो हमारी एक स्पीड दिखाई दे रही थी वो स्लो डाउन होने के ख़तरात यहाँ पर मुतवक्के हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं फ़्लड से मुतासरा इलाकों के खड़ी फसलों के हवाले से बात करें, यानी कि वो क्रॉप्स जो रेडी थी, और ख़ासकर हम राइस के हवाले से बात कर रहे हैं। राइस भी जो है वो एक काफ़ी डैमेज हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पर बेइंतहा बारिश हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान ने इंडिविजुअली सहा, और इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी इससे जो है वो थोड़े से डेंट कर सकते हैं। हमारे जो एक इकोनॉमिक स्पीड थी, हमारी जो एक बिजनेसेस के हवाले से फ्लरिशनेस थी, वो स्पीड अप जो है वो इतना नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम हम कह सकते हैं कि डैमेजिंग हो सकता है। तो इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये खदशात हैं तो LSM और SMEs की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा, और साथ साथ हम बात करेंगे छोटे किसानों के हवाले से, और माइक्रो फाइनेंस शोबे में जो है हम देख रहे हैं कि इसके लिए क्लाइमेटिक जो एक लोन है और रिस्क फंड है उसका आगाज़ कर दिया गया है। ऑफ कोर्स ये क्लाइमेटिक रिस्क फंड जो है वो ज़रूरी है, ख़ासकर वो स्मॉल फार्मर्स जो कि काफ़ी इससे डायरेक्टली मुतासर हुए हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनके जो एक उनको डैमेज जो हुआ है या उनका जो एक नुकसान हुआ है उसको पे ऑफ करना ज़रूरी है। तो आज इसके हवाले से ही बात करेंगे, कितना ज़्यादा इसके ऊपर अमाउंट रखा गया है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की जानिब से, और साथ साथ गवर्नमेंट ने इसको क्या इनिशिएटिव लिया है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। IMF की जानिब से अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 सितंबर तक जो ये मुज़ाकरात हैं, टीम आएगी और मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में। और इस वक्त गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटी रखी है कि जो सैलाबी मुतासरीन हैं उनके फ़ंड के हवाले से और उनकी जो एक मदद है उसको ज़रा लाइमलाइट में रखा जाएगा इस तमाम डिस्कशंस के जो है मौजू के ऊपर। तो आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर हम आपको याद होगा क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी वॉइस रेस की है कि पाकिस्तान कार्बन एमिशन में बहुत कम अपना जो एक हम कह सकते हैं कैरेक्टर प्ले करता है, लेकिन कंट्रीज़ जो कार्बन एमिशन करते हैं और उनका एक डैमेज हमें जो है वो एक भुगतना पड़ता है, तो उसके ऊपर थोड़ा देखा जाए। तो आज ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जब IMF से मुज़ाकरात होंगे तो हमें इससे क्या क्या जो है वो फ़वाइद मिल सकते हैं, और हम कितना ज़्यादा आम लोगों की गवर्नमेंट अपने तौर पर जो सब्सिडाइज़ कर सकती है। और साथ साथ हम बात करेंगे मुश्तरका मनसूबा साजी के जरिए ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो सकते हैं, ये कहना है इंडोनेशियन एम्बेसडर का कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हवाले से जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए, आज हम फ्लड रिलीफ के हवाले से बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि बिजली के बिल उन मुतासरा इलाकों में जहाँ पे फ्लड की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक थी और वो डायरेक्टली मुतासर हुए हैं, उनके बिजली के बिल जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं। ख़ासकर अब जो सैलाबी सूरत हाल है इससे काफ़ी डेंट पड़ेगा इकॉनमी पे। अगर हम बात करें जो हमारी जो एक क्रॉप्स थी
और ख़ासकर राइस के हवाले से जो एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा था कि $6 बिलियन की इस बार हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या समझते हैं आप किस तरीके से ये चीज़ें इम्पैक्ट होंगी इस बार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से गुज़िश्ता साल भी हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी एग्रीकल्चर की उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि इस दफ़ा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। तो इस सैलाब की वजह से कम्प्लीटली ऑफसेट हो गया है। 4 मिलियन एकड़ के या उससे लगभग ज़्यादा जो जगह है, हमारी फसलें हैं, उनका नुकसान हुआ है। लाइफ स्टॉक का ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब। तो ये डेफिनेटली हमारी वीट, मेज, शुगर केन और हमारी कॉटन, ये तमाम जो है इनका जो लॉस हुआ है, उससे जो फूड चेन है उस पर भी असरअंदाज होगा। और हमारा डेफिनेटली जो किसान है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसका मतलब लॉस, उसके एसेट्स का लॉस हुआ है, उसके इनकम का लॉस हुआ है। और उसके साथ साथ जो अगली वाली फसलें जो उसने टाइमली जो उसने सो करनी, वो सारा लॉसेस हैं। तो इस वक्त हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों के अंदर कमी होना या उसको माफ करना, ये तो बहुत एक अच्छी मैं उसको कहूँगा कि आगाज है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इसके साथ साथ ये है कि हमें दूसरी भी जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया फंड का आगाज हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत को आई थिंक कि इंटरनेशनली पैसे रेज करने पड़ेंगे डेट की मदद से, ग्रांट्स की मदद से, ताकि हम जो ये जो लॉसेस हैं इसको कर्टेल कर सकें और अपनी जो लॉसेस एग्रीकल्चर की पूरी सेक्टर है उसको दोबारा से पैरों पे खड़ा कर सकें। तो अगर डॉक्टर शुमाइल ये भी बताइएगा कि आईएमएफ से हमारे जो डिस्कशन है, मुज़ाकरात हैं, वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लाइमलाइट में रखना है कि सैलाबी मुतासरीन की कैसे मदद की जाए, इन अफेक्टीज़ को कैसे जो है वो अब सब्सिडाइज किया जाए। तो आप समझते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो सजेस्टिव वे में भी बताएं, और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट कर रही है या यानी कि बीआईएसपी प्रोग्राम के थ्रू उन्हें कैश ट्रांसफ़र करना, या फिर हम देख रहे हैं कि राशन उनको देना, तो क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि आईएमएफ इसको अलाउ करेगा? बिकॉज वी आर इन द आईएमएफ प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, और हमारी भी कुछ एक हम कह सकते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं जो कि आईएमएफ ने ड्रॉ की हैं। देखिए इस वक्त जो तखमीना लगाया जा रहा है, अगर हम उसको कम से कम भी करें तो 3 से 5 अरब डॉलर, और अगर दरमियाने लेवल पे सोचें तो अप टू $10 बिलियन। और जो एक एस्टिमेट है वो एक्चुअली इट गोज अप इवन अप टू $16 बिलियन। अगर हम कम से कम भी लगाते हैं $8 to 10 बिलियन, ये दीज आर एस्टिमेट्स बाय यूएन, और ये पिछले वाले के ऊपर बिल्ड करके, तो इन हालात में आई थिंक कि आईएमएफ की जो टीम है वो ऑलरेडी इंडिया दे चुकी है। दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो ये लॉस है और इसको जो फेस करना है, इसके लिए उनको हमें कुछ रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। हमें जो नेगोशिएशन इस वक्त करनी है वो डेट जो पेमेंट्स हैं उनके मॉरेटोरियम की तरफ हमें जाना होगा, ताकि हमारे ऊपर जो अगर हमें मजीद राइट। डेट इजाफा करना है उसकी तरफ हमारे कुछ छूट हो। और उसके साथ साथ हमें कुछ नए फंड्स रेज करने होंगे। और इस वक्त जो मीटिंग ये होने जा रही है इसमें रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी की भी बात है, जो पहले से भी जारी थी 1.4 बिलियन की। तो ये तमाम चीजों के होते हुए, लेकिन हमें जो गुज़िश्ता हमारा जो बजट था उसके अंदर से हमें अपने लिए रूम क्रिएट करनी है। तकरीबन 2 से 2.5% हमें निकालना होगा जीडीपी का, जिसका मतलब ये है कि हमारे जो नॉन डेवलपमेंटल जितने भी काम है उनको रोकना होगा, पीएसडीपी को रीएलोकेट करना होगा, और हमें राइट। कंप्लीटली इस पूरे सेक्टर को खड़ा करना होगा अपने पैरों पे। अच्छा, आपने माइक्रो फाइनेंस के हवाले से जिक्र किया कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं कि किसी न किसी तरीके से, खासकर हम देख रहे हैं क्लाइमेटिक रिस्क फंड का जो आगाज़ किया है, ये एक बड़ा एक बेटर ऑप्शन है। आप समझते हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए जो खासकर एक छोटे किसानों के लिए या जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, उनके लिए मददगार होगा? आपको याद होगा बजट में भी ये तकरीबन 100,000 का अमाउंट फिक्स किया गया था और तकरीबन 7 लाख किसानों के लिए किया गया था। देखिए अभी लॉसेस जो लोगों के हुए हैं वो तो बेतहाशा हुए हैं। ये जो अमाउंट्स हैं ये तो सिर्फ उनको इतनी सपोर्ट होगी कि वो मुश्किल से अपना वो वक्त गुजार सकें। जाहिर बात है अगर किसी का लाइफ स्टॉक जो है वो चले गए हैं और चीजें हो गई तो उनकी एसेट वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे। तभी तो हम जो अंदाजा लगा रहे हैं वो अप टू इट गोज अप टू
बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो हम्म, इन हालात में एनीथिंग वुड हेल्प, लेकिन फर्स्ट स्टेप में उनको घरों में वापस ले जाना, उनको फूड सपोर्ट बिस्प के जरिए, और उसके साथ साथ फिर उनको उनकी जमीनों को और काश्त के लेवल पे दोबारा लाना, इस काबिल करना, और उनकी फिर वो एग्री सपोर्ट सारी करना ताकि दोबारा से वो इस काबिल हो सके। और उसमें बहुत मुश्किलात हैं, जाहिर बात है, क्योंकि पानी भी खड़ा है और उसके बिल्कुल। साथ साथ बहुत सी जगहों पे रेत भी खड़ी है, जो वो पानी ले आया है, और वो सारी की सारी फसलें उसके नीचे दब गई हैं। सो इट्स अ ह्यूमंगस ह्यूमंगस फियट। इसके लिए वो फंडिंग जो है हमें मतलब इंटरनेशनली जो हमने बिल्कुल। पहले भी कमिटमेंट्स हुए हैं उनको हमें रेज करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रांट्स की मदद से बहुत कम आएगा। ज्यादा हमें डेट की सूरत में ही अ, हासिल करना पड़ेगा, लेकिन हमें एग्जिस्टिंग हमारी जो अखराजात हैं, ताकि हम ऑफसेट ना हो, हमारा जो जीडीपी का तनासुब से जो लॉस था वो 5.6% के करीब था, हम उसको ज्यादा हम ऑफसेट ना करें। हम विद बिल्कुल। इन 5 to 6 7 या मैक्सिमम भी 8% के अंदर अंदर रहते हुए अपने ये लॉसेस को जो कट कर पाएं और रिहेबिलिटेशन की तरफ हम बढ़ सकें। डॉक्टर शुमाइल, बातें हमने लोकली जो है वो इकोनॉमी के हवाले से की। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमी। अगर हम बात करें थोड़ा सा गोल्ड के हवाले से, तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी रेट हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3643.1 डॉलर पर औंस है। इंटरनेशनली गोल्ड का बढ़ना लोकल मार्केट में भी ऑफ कोर्स ये एग्जैजरेट कर रहा है गोल्ड के प्राइसेस। और साथ साथ अगर हम डॉलर के प्राइस देखें तो डॉलर एप्रिसिएशन हो रही है, रुपये अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है हमारी लोकल मार्केट में, और इंटरनेशनली आपको पता है सिनेरियो। तो क्या कहेंगे, इतना एक पॉजिटिव स्टैंस अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जहाँ फ्लड के इम्पैक्ट्स हैं, जहाँ इकोनॉमी की जो एक स्पीड है वो स्लो डाउन हो सकती है, वहीं हमारे पास मार्केट के हवाले से, वहीं हमारे पास डॉलर के हवाले से गुड न्यूज़ मौजूद है? जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हमारे ऊपर जहाँ प्रेशर क्रिएट होंगे वहाँ हमारी ये चैलेंज भी है, जहाँ पर ये कॉस्ट एक्सपेंसिव हो रहा है। हमें ऑब्वियसली हमारी फूड कमोडिटीज और ये तमाम चीज़ें बहुत सी इंपोर्ट्स भी करनी है, तो हमें डेफिनेटली इन चीज़ों को मैनेज करना है। खुशाइन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि हम एक इम्पोर्ट ड्रिवन है, तो हमें इसको बैलेंस करके चलना है ताकि हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं वो बैलेंस भी चलें, और हमें खास तौर पे इस वक्त जहाँ फूड शॉर्टेजेस हैं या वो कमोडिटीज हैं जो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली विद लॉसेस, वो हम किस तरह से मैनेज करेंगे, और वो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके ऊपर कितना असरअंदाज होगा। ऑब्वियसली उसमें फिर करेंसी और फिर यूएस डॉलर अगेन अंडर प्रेशर आ सकता है। राइट, वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। बट एक अच्छी बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो रुपी है वो अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कि मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। आज भी हम देख सकते हैं 796 पॉइंट्स का इजाफा आज स्टॉक मार्केट में देखा गया। इट मीन्स के 1,56,000 का साइकोलॉजिकल बेयर इंटैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कि अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव न्यूज़ है या फ्लड के खतरात हैं, तो ये भी सेलिब्रेशन है कि हमारी स्टॉक मार्केट और हमारा रुपी जो है वो अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट भी सेलिब्रेट करना चाहिए। दैट्स इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।